गुड मॉर्निंग बच्चों। एएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमने कक्षा 8 ली है और उसमें भूगोल विषय के अंतर्गत लेसन 4 कृषि को लिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके आसपास सभी लोग खेती का काम करते हैं और खेती में आप अनाज, दालें, फल, फूल, विभिन्न प्रकार की दालें उगाते हैं, पशुओं को पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, कई लोग मछली पालन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ आपका कृषि से रिलेटेड या कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो आपका पाठ शुरू करते हैं और किताब में देखते हैं कि एक ये बता रखा है कि पाठ की शुरुआत में कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेती की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां उससे उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले लिया जाएगा। तो ये छोटी सी आपने देखी और उसमें बच्चे खेत से गुजरते हुए जा रहे हैं। आप भी गए होंगे, आपने भी किसी किसान को खेती करते हुए देखा होगा और उसमें खाद डालते हुए देखा होगा। आपने अपने आसपास देखा होगा कि लोग किसान गोबर डालते हैं, कई रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं। तो ताकि किसान को अधिक उपज मिले तो वह तरह तरह के उपाय करता है अपने खेत की उपजाऊ बढ़ाने के लिए, उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं कृषि। तो कृषि क्या है, आपके पास आएगा कि कृषि क्या है। तो खेत में, जमीन में अनाज, पौधे, फल फूल और उसके साथ ही पशुधन का पालन करना, ये सब क्रियाएं कहलाती हैं, कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि पौधे से परिकृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। यानी जब हम खेती करते हैं और उससे परिष्कृत करके उसका रूपांतरण करते हैं तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अभी आपने देखा कि किसान गेहूं उत्पादन कर रहा था और वो बच्चों को बता रहा था कि मैं गेहूं की बुआई कर रहा हूं और इसमें इसकी उर्वरा शक्ति करने के लिए खाद डाल रहा हूं, और जब इसमें खाद डालने से ज़्यादा उत्पादन होगा तो इसको बेचने के लिए मैं मंडी में ले जाऊंगा और मंडी में इसको आटा बना दिया जाएगा और आटे से इसकी डबल रोटी और बिस्किट बनेंगे। तो इस सब प्रोसेस में, जो प्रोसेस उसने सारी किसान ने बताया बच्चों को, उसमें 3 क्रियाएं हो रही हैं। एक क्या क्रिया हो रही है, एक तो प्राथमिक क्रिया हो रही है, एक द्वितीय क्रिया हो रही है और एक तृतीय क्रिया हो रही है। प्राथमिक क्रिया क्या हो रही है कि किसान खेती कर रहा है, यानी वो हल जोतकर जो पौधे को प्राकृतिक रूप से मिट्टी में और गेहूं को उगा रहा है, वो प्राकृतिक उत्पाद है और वो प्राथमिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्रिया कहलाती है। अब द्वितीय क्रिया क्या है? द्वितीय क्रिया ये है आप प्राथमिक क्रिया को समझ सकते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि
पशुपालन, मत्स्यन और संग्रहण इसके उदाहरण हैं। तो वे क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उसके निष्कर्षण पे से हैं, जैसे कृषि प्राथमिक क्रिया है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, संग्रहण, इस प्रकार की ये क्रियाएं ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं, जैसे किसान क्या कर रहा था, खेती कर रहा था, तो प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। द्वितीय क्रिया क्या है? द्वितीय क्रियाएं प्राथमिक संसाधनों का प्रसंस्करण के से संबंधित है। प्रसंस्करण का मतलब है कि जैसे वो किसान गेहूं उत्पादन कर रहा था, बोल रहा कि ये मंडी में जाएगा और वहाँ फैक्ट्री में इससे आटा बनेगा, तो गेहूं से आटा बनना ये प्रोसेस हो रही है, प्रसंस्करण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। तो ये प्रोसेस है विनिर्माण, आटा बनना, यानी द्वितीय क्षेत्र की क्रिया, किसी मशीन द्वारा काम हो रहा है। प्राकृतिक उत्पाद चेंज हो गया, बिस्किट फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट बन रहा है, तो कोई कंपनी उसको आटे को रूप परिवर्तित करके बिस्किट से, आटे से क्या बना रही है, बिस्किट बना रही है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? द्वितीय क्षेत्र की क्रिया कहलाती है। तो द्वितीय क्षेत्र की क्रिया क्या है? इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाएं। यानी कपास तो हमने प्राथमिक क्षेत्र खेतों में उगाया, लेकिन उससे फैक्ट्री में कपड़ा बनाया, तो कपड़ा बनाना क्या है? द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद है। डबल रोटी, उस किसान ने बोला कि इस आटे से डबल रोटी बनेगी, गेहूं से डबल रोटी बनेगी, तो डबल रोटी बनाना क्या है? द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद है। तो द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद क्या है? प्राथमिक संसाधनों को प्रसंस्करण करके उनको रूप परिवर्तित करके नई वस्तुएं बनाना द्वितीय क्षेत्र की क्रिया कहलाता है। तृतीय क्रियाएं क्या है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। ये वे क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देकर सेवा का काम करती हैं द्वितीय क्षेत्र, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो उसी उदाहरण को ले लेते हैं जो वो किसान 3 बच्चों को गुरप्रीत, मधु और टीना को बता रहा था कि मैं इस गेहूं को मंडी तक ले जाऊंगा। तो मंडी कैसे ले जाएगा? बहुत सारा गेहूं जब हो जाएगा, उसके पास 10-20 क्विंटल गेहूं हो जाएगा, तो कंधे में लेके तो नहीं जाएगा, हाथ में लेके नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? ट्रक में ले जाएगा। यानी यातायात के साधनों से, रोड के माध्यम से बड़े बड़े ट्रकों में, गाड़ियों में लेके जाएगा। तो यातायात क्या है? तृतीय क्षेत्र। व्यापार क्या है? जब वो आटा चक्की में पीसकर और बिस्किट बन जाएगा तो दुकानों तक पहुंचेगा, तो वो उसका व्यापार होगा। बैंकिंग, उस प्रोसेसिंग के लिए किसान को भी लोन की ज़रूरत होगी, फैक्ट्री वाले को भी लोन की ज़रूरत होगी, पैसे जमा के लिए बैंक की ज़रूरत होगी, अपने खेत के लिए बीमा की ज़रूरत होगी, फैक्ट्री के लिए बीमा की, तो उनका सहयोग कर रहे हैं सारे फैक्ट्रियों का, किसान का, लोगों का। तो ये सब सहायता प्रदान करते हैं, ये सब क्रियाएं, तो ये कहलाती हैं तृतीय क्षेत्र। आपने विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा आपके टीवी में बहुत सारे बिस्किट्स के ऐड आते हैं, ठीक है कि नहीं? गुड डे बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट या विभिन्न प्रकार की चीज़ें, तो वो किसका फ़ायदा कर रही हैं? जो कंपनी का मालिक है। ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट बिकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान का गेहूँ बिकना शुरू होगा, तो इससे क्या होगा? सभी का फ़ायदा होगा। तो ये सब क्रियाएं क्या हैं? तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कृषि कौन सी क्रिया है? तो आप लिखोगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है, और हमारे देश तो एक कृषि प्रधान देश रहा है पहले से, और यहाँ के बहुत सारे लोग कृषि पे लगे हुए हैं, कृषि पे अपना जीवन यापन करते हैं। जब बहुत सारे उद्योग नहीं थे हमारे देश में, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, बहुत सारे संसाधन नहीं थे, तो सब लोग परिवार के सब लोग कृषि कार्य से, और आज भी लोग लगभग 60 से 70% के बीच कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। विश्व के टोटल विश्व का 50% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका कृषि वाला पार्ट मैंने शुरू कर दिया, और इसमें कृषि जो पौधे से परिकृषित करके
उत्पाद से रूपांतरण तक की क्रियाएं 3 क्रियाएं होती हैं, इसको याद रखना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अब है कृषि के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी, भौगोलिक दशाएं या कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं जिससे कृषि उत्पादन हो। तो क्या होनी चाहिए, एक तो स्थलाकृति अनुकूल होनी चाहिए, यानी भूमि की बनावट कैसी होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। मृदा यानी मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। और वहाँ की जलवायु बहुत डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस प्रकार की कृषि कर रहे हो, कौन कौन से पौधे उगा रहे हो, वहाँ पे कौन कौन से फसलें उगा रहे हो। तो ये चीज़ें आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कृषि के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी दशाएं अनिवार्य हैं। तो कृषि के लिए एक तो स्थलाकृति यानी ज़मीन की बनावट, मृदा और जलवायु, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि कार्य के लिए। जिस भूमि पे फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहलाती है, यानी जहाँ भी कृषिगत, कुछ भूमि चट्टानें होते हैं, कुछ पहाड़ होते हैं, कुछ गड्ढे हैं, कुछ बहुत बड़ी पीक चोटियाँ हैं, लेकिन बहुत सारे कम जगह हैं जहाँ हम खेती करते हैं। तो जिस जगह पे हम खेती करते हैं उसको कृषिगत भूमि करते हैं। आपके पास छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ खेती की जाती है उस ज़मीन को क्या कहते हैं या उस भूमि को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कृषिगत भूमि। ये मैंने विश्व का मानचित्र आपको दिखा रखा है और इस मानचित्र में मैंने जो ग्रीन कलर के शेड दिखा रखे हैं ये विश्व के कृषि क्षेत्र हैं जहाँ कृषि उत्पादित की जाती है, चाहे उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र हों, चाहे दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र हों, अफ्रीकन कंट्रीज़ के क्षेत्र हों, आपके यूरोप और एशिया के क्षेत्र हों, भारत को दिखा रखा है पूरा एरिया, इधर आपका चाहे ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो, इधर जापान। तो ये सब देशों को मैंने ये कृषिगत भूमि वाला क्षेत्र दिखा रखा है और इन क्षेत्रों पे ये कृषि ज़्यादा की जाती है। तो ये विश्व के मैप में कृषिगत भूमि को दिखा रखा है, इसको आप समझ लें बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष जानकारी आपकी बुक में भी दी गई है और उसको आप जान लें कि क्या है। तो कल्चर, ठीक है, तो किसी भी किन किन चीज़ों के लिए हम कल्चर जोड़ देंगे तो क्या क्या हो गया, जैसे एक एग्री लिखा है, एक सेरी लिखा है, एक पीसी लिखा है, एक बिट्टी लिखा है और एक हॉर्टी लिखा है। तो इसमें हम प्लस करके कल्चर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर हो गया जिसमें ये सब क्रियाएं होती हैं। सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है बच्चों कि सेरीकल्चर क्या है, और ऑप्शन आपके पास 4 आ जाएंगे, मत्स्य पालन, उद्यान कृषि, कृषि, रेशम उत्पादन। तो आपका आंसर होना चाहिए रेशम उत्पादन। तो सेरीकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी किसान साथ में रेशम के कीड़े पालकर और रेशम भी उत्पादित कर सकता है, तो इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर यानी पीसी के साथ हम कल्चर जोड़ देंगे तो मत्स्य पालन हो जाएगा, और विशेष रूप में निर्मित तालाबों में और पोखरों में मत्स्य पालन करते हैं। तो किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में तालाबों में उसका निर्माण करके, तालाबों का निर्माण करके और क्या करते हैं, मछली का पालन करते हैं, उसमें मछली के बीज डालकर और मछली पालन करते हैं, उसका व्यापार अपना आय, तो उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। एक विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती के लिए बोलते हैं विटीकल्चर, अंगूर, बहुत लोग अंगूरों की खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर आपने सुना भी होगा, विभाग भी है पूरा, तो विभाग तो मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है, रेशम पालन भी है, सारे विभाग जो इसका पालन करते हैं और आपको इसको करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप, कृषि तंत्र क्या है। तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं, यानी जब हम कृषि करते हैं तो क्या क्या लगाते हैं, उस पर बीज लगाते हैं, उर्वरक लगाते हैं, मशीनीकरण यानी मशीनों द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा, विभिन्न प्रकार के औजारों द्वारा। आपके घरों में जो छोटे कृषक होते हैं, छोटे खेत में होते हैं, तो वहाँ पे औजार का प्रयोग होता है। श्रमिक यानी जो श्रम काम करने वाले लोग होते हैं, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई आदि, कटाई, कुछ संक्रियाएँ हैं। तो ये सब संक्रियाएँ क्या कहलाती हैं, कृषि तंत्र, यानी इससे जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं।
अपने बुक में भी देख सकते हैं कि ये निवेश करने वाले, यानी खेती जब हम करते हैं, ये किसान खेती कर रहा है तो ये क्या क्या कर रहा है, रसायन बीज का प्रयोग कर रहा है, मशीनीकरण अगर यहाँ खेत करने के लिए ट्रैक्टर कर रहा है, और क्या है, इन सब करने से, और छिड़काव भी कर रहा है, इन सब करने से क्या होता है, आपके पास ये फसल उत्पादित होके मिलती है। ये भौतिक निवेश, ये तो वैसे निवेश है। भौतिक निवेश में क्या है, वर्षा चाहिए, मृदा का ढाल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो और भी मानवीय निवेश, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सब मानव निवेश में है। तो ये दिखा रखा आपको आगे मैं आपको बताता हूँ कि कृषि के प्रकार। तो विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, और भौगोलिक दशाओं और उत्पाद की मांग और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि के दो मुख्य प्रकार हैं। एक निर्वाह कृषि होती है और एक वाणिज्य कृषि होती है। निर्वाह कृषि वो होती है कि जब परिवार के सदस्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे खेत में अपने खेत में क्या उगाते हैं, अनाज या खेती उगा करते हैं, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि वो है कि जब व्यापार के लिए जो बड़े स्तर पे खेती की जाती है और उसको हम बेच कर अपना व्यापार करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं, उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे आपके पास भी गेहूँ, चावल, अनाज जो दुकानों में आता है, वो वाणिज्यिक कृषि का ही परिणाम है। बहुत सारे फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सब्जियाँ आ रही हैं, ये सब वाणिज्यिक कृषि के ही परिणाम हैं। तो निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह के भी स्थानांतरित कृषि और चलवासीय पशुचारण कृषि। तो स्थानांतरित कृषि, और जो स्थानांतरित कृषि विश्व में इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्व भारत में इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं, मैक्सिको में इसे मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका बोलते हैं, और लद्दाख इसे मलेशिया में बोलते हैं। तो ये विभिन्न नामों से इसको